Unacademy. Let's crack it. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्या हमें नहीं करना। सबसे पहले तो अननेसेसरी जो मटेरियल है ना, उसके पीछे भागना नहीं है, एकदम सिलेक्टिव होना है। जैसे हंस के लिए बोलते हैं ना कि वो कितना भी पानी हो उसमें से केवल मोती चुगता है, उसी तरीके से आपको आज के टाइम पे एकदम इंफोडेमिक्स है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे मटेरियल हैं, लेकिन आपको अननेसेसरी मटेरियल के पीछे भागना नहीं है। क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही जर्नलिस्ट का एग्ज़ाम है, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है। तो जो एनसीईआरटी और जो रेफरेंस मटेरियल है वहाँ से पूरी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, एकदम सेलेक्टिव रहना है। सेलेक्टिव रहने से आपको क्या होगा कि आपका एकदम फोकस रहेगा कि मुझे इतना पढ़ना है। और जैसे ही आप इस सेलेक्टिवनेस से बाहर जाओगे, अननेसेसरी मटेरियल को आप लेके आओगे ना, तो आपने जो एक टाइमलाइन बनाई होगी कि मुझे 1 महीने में हिस्ट्री करनी है, 1.5 महीने में ये करना है, 3 महीने बाद टेस्ट स्टार्ट करनी है, वो टाइमलाइन बिगड़ जाएगी। और जैसे ही आपकी टाइमलाइन बिगड़ेगी, आपके अंदर एक जो कोई भी प्रोसेस है उसको अचीव करने में डिले होने लगेगा और आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो पहले जो टिप्स है मेरी तरफ से, किसी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना। दूसरा, किसी भी मिथ के अंदर बिलीव नहीं करना। मिथ बहुत सारे चलते हैं मार्केट में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता। तो ये सही बात है क्या? नहीं है। 25 से 30% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते हैं। तो किसी भी मिथ के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना। कुछ ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि ये जो अटेम्प्ट है उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आपको एक मेहनती स्टूडेंट, एक स्मार्ट वर्क करने वाले की ज़रूरत है। तो जितने भी मार्केट के अंदर मिथ चलते हैं कि जो दिल्ली आके तैयारी नहीं कर सकता, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उन पे किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। तो सेकंड हमारा पॉइंट हो गया है कि मिथ से हम हमेशा दूर रहेंगे। तीसरा पॉइंट है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग से थोड़ा सा दूर रहना है हमें। डे ड्रीमिंग क्या होती है कि हम दिन में सपने देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा, मैं कलेक्टर बन गया तो ये कर दूंगा, मैं आईपीएस बन गया तो ये कर दूंगा, मेरे सिलेक्शन के बाद ये सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन आपने क्या किया, आप जो मंजिल के आगे की रास्तों पे आपने ध्यान दे दिया और जो मंजिल तक जाने वाला रास्ता था उसके ऊपर तो आपका ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आप वीडियोस देखिए, आप ना टॉपर्स किस तरीके से लबासना में अपना जो एंजॉय करते हैं वो सब देखिए आप उनका, लेकिन वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम होना चाहिए, ना कि वो डे ड्रीमिंग का काम करना चाहिए। आपकी सारे दिन ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हो कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी आ गई। इस तरीके से आप जितना ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे ना, तो आपके दिन का टाइम ही उतना ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। और मैंने स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि वो थोड़ा सी भी देर पढ़ते हैं उसके बाद सोचने लग जाते हैं बैठ के कि लबासना में जाने के बाद तो ये हो जाएगा, कलेक्टर बनने के बाद ये हो जाएगा। तो उनसे थोड़ा दूर रहना। चौथा है ड्रम बीटिंग नहीं करनी है। ड्रम बीटिंग क्या होती है कि हम अनाउंस कर देते हैं, जिस दिन तैयारी स्टार्ट नहीं की उससे पहले एफबी पे स्टेटस लगा दिया कि आज से मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं लबासना तेरी तरफ आ रहा हूं। इस तरीके के बड़े बड़े जो स्टेटमेंट दे लेते हैं, जो भी मिलता है उसको बस बता रहे हैं कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, ठीक है आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो आप पे कमेंट मारने लग जाएंगे। वो फिर आपसे पूछेंगे और कलेक्टर साहब, फिर आप क्या रिप्लाई दोगे? तो जितना ज़्यादा ड्रम बीटिंग आप करोगे उतने ज़्यादा टोन्ट्स आपके पीछे आने वाले हैं। तो ड्रम बीटिंग क्यों करना है? हमें बोलते हैं ना कि जो आप मेहनत इतनी खामोशी में करो कि आपकी सफलता ही शोर मचाने लग जाए। तो ये ड्रम बीटिंग आपको खुद से नहीं करनी कि मैंने इतने टेस्ट दे लिए, मैंने ये किया। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अपने जो साथियों के बीच में यही बात करते हैं वो कि मैंने तो बहुत ज़्यादा टेस्ट दे लिए, मैंने 80 टेस्ट लगा लिए, मैंने इतनी टेस्ट सीरीज कर ली। तो उस प्रकार का काम हमें नहीं करना। ड्रीम बीटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अपना आराम से तैयारी कीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा अपने आप आपके लिए ड्रम बजाने वाले लोग आ जाएंगे। लास्ट है कि जो नहीं, फिफ्थ है जो हमारा कि इग्नोर नहीं करना है मेंटल हेल्थ को। इसके लिए मैंने अलग से आपके लिए वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है आपकी एफिशिएंसी के लिए। यदि आप एकदम पॉजिटिव और हैप्पी स्टेट में हो ना, तो आप 5 से 6 घंटे पढ़ लीजिए, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, उसके बाद आप चाहे कितना भी ज़्यादा पढ़ लीजिए, आप एफिशिएंसी नहीं कर पाओगे। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं। यदि हम हाथ के अंदर मिट्टी रखते हैं तो वो मिट्टी है वो नहीं जाती नीचे, लेकिन जितना ज़्यादा हम टाइट हाथ को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे, मिट्टी नीचे जाती जाएगी। यही सेम होता है मेंटल स्ट्रेस के साथ। जब हम एकदम चिल रहते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए याद हो जाती है। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो इंफॉर्मेशन वहाँ से लीक आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा यही मानना है कि जो मेंटल हेल्थ है उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए आप दूसरा वीडियो है जो मैंने यहीं पे अनअकैडमी पे रिकॉर्ड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि हमारे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरली ये दिक्कत किन के साथ आती है, जिन्होंने स्टडीज़ में हमेशा से एक्सेल किया है। वो आते हैं और फर्स्ट गो के अंदर ही वो सोचते हैं कि मैं सारा कुछ याद कर लूँ, लेकिन आपको क्या
फर्स्ट गो में सारा मगअप नहीं करना, क्योंकि सब पहली रीडिंग में याद नहीं होता। पहली रीडिंग में आप एक उसको स्टोरी टेलिंग की तरह पढ़िए कि इस सब्जेक्ट में क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है। दूसरे में आप समझिए कि एनालिटिकल क्या है, उसके बारे में क्या समझते हैं हम। तीसरे में आप उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह भी देख लीजिए। चौथे में, पांचवें, छठे राउंड में जाते उस बाद में आपको मगअप करनी है इंफॉर्मेशन को भी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट राउंड में एक हर चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करना। अब जो तीन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको इग्नोर करके बहुत सारे बच्चों ने अपना मतलब कि जो अटेम्प्ट है उसको ख़राब किया है, तो आपको वो नहीं करना। सबसे पहले सीसेट, इस बार का रिजल्ट आपने देखा होगा कि कट ऑफ है ना जो प्रीलिम्स की इतनी नीचे गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सीसेट पास नहीं किया। जीएस के अंदर जो प्रीलिम्स के अंदर उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन सीसेट को, अब सीसेट के लिए क्या कर सकते हैं? एक दिन के अंदर सीसेट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि लास्ट के 15 डेज या 1 मंथ में मैं सीसेट स्टार्ट कर दूंगा, तो ये गलत स्ट्रेटेजी है। जिनकी मैथ वगैरह अच्छी है, तो हम क्या करते हैं ना, जनरली ऐसे स्टूडेंट, हमारे पास कोई इंजीनियर होता है, हम देखते हैं कि ये भी तो नहीं पढ़ रहा सीसेट के लिए। अरे हो सकता है कि उसकी मैथ ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है, या कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसका कॉम्प्रहेंशन स्किल्स ही इतने अच्छे हैं कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपको सीसेट के लिए ज़रूरत है या नहीं है। अब एनालिसिस कैसे करेंगे? आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाइए। यदि आपने पिछले 4 या 5 सालों के पेपर में लगातार 100+ स्कोर किया है, तो आप सीसेट के लिए एकदम चिल हो जाइए कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन आप यदि ऐसा हो रहा है कि किसी पेपर में 60, कभी 100, कभी 70 इस तरीके का है, इसका मतलब है कि आपको अभी ज़रूरत है, और उसी हिसाब से आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप सीसेट की प्रिपरेशन को टाइम दीजिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप क्या कीजिए, 1 वीक के अंदर स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए कि मैं इस वीक के अंदर 2 घंटे सीसेट पढ़ूंगा, केवल 1 वीक के अंदर 2 घंटे। तो इससे क्या होगा, 12th मंथ के जो 12 महीने आप जो तैयारी करोगे, तो सीसेट आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और फिर जब सीसेट के पेपर में गए हो, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम चिल रहना है। जनरली हम गलती ये क्या करते हैं, सीसेट को पहले तो लाइटली लेते हैं कि सीसेट में कुछ भी नहीं है, आराम से तैयारी कर लेंगे लास्ट में, और जब एग्ज़ाम आता है तब हम उस पर फियर आउट हो जाते हैं। और उसकी वजह से जब फियर आउट होते हैं, तो रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे सिली मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, और हम वो कर लेते हैं। तो आपको सीसेट के लिए अपोजिट करना है कि जब आपकी जो प्रिपरेशन है उस टाइम तो डरते रहिए कि सीसेट कैसा आएगा, तैयार कर लेता हूँ मैं, और ज़्यादा तैयार कर लेता हूँ। जब एग्ज़ाम आ जाए उस टाइम पे चिल आउट हो जाइए कि अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अब मैं आराम से पेपर करूँगा। तो उससे क्या होगा, आपकी सिली मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगी। अब हम आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस में मेजरली ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसे इथिक्स, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश तो ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है वो जनरली हम स्कोर आराम से क्लियर कर देते हैं। लेकिन हिंदी वाले के अंदर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो कभी काफ़ी टाइम से हिंदी वगैरह लिखी भी नहीं होती, तो वो हिंदी के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये जो कंपलसरी पेपर हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उनका आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। ऐसे और इथिक्स ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं नेचर के अंदर, और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। रिलेटिवली इनका कंटेंट तो क्या होता है, कम होता है। जैसे GS 1, 2, 3 के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे, GS 1, 2, 3 का नोट्स यदि आप देखोगे तो ना काफ़ी आपके पास कम से कम 10 रजिस्टर भर जाएंगे। लेकिन आप इथिक्स का देखोगे तो 2 ही रजिस्टर भरेंगे आपके। लेकिन अब इथिक्स का पेपर और ऐसे का पेपर ये क्या डिमांड करते हैं, लगातार प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, क्योंकि हमने कभी एथिकल जो आंसर होते हैं, एथिकल डायमेंशन होती है, वो हमने कभी बनाई नहीं। तो इथिक्स हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहता है। और एक ऐसे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे होते हैं और इतनी बड़ी लेंथ में लिखने होते हैं, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा मेरे स्टूडेंट से कि जो भी ऐसे है उसको आप कम से कम है ना 10 से 12 ऐसे ज़रूर लिखें, और इथिक्स में आप कम से कम 4 से 5 पेपर लिखें। तो यदि ये 2 चीज़ें हैं आप उनको इग्नोर नहीं करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करने आए हैं, 1 महीने के बाद ही हम कंपेयर करने लगते हैं जिसने 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है कि क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी है। और इस कंपैरिजन की वजह से हम क्या होता है कि हमारी जो टाइमलाइन है उससे हट जाते हैं, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उससे हट जाते हैं, हमारी प्लानिंग है उससे हट जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है और उसकी जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और हमने जो खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी, खुद की प्लानिंग बनाई थी, उसको साइड में ही रख देते हैं। तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी हो, हम खुद से कंपेयर करेंगे। हम पिछले दिन कैसा थे उससे ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हो तो आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, आप डरते हो और आप प्रिपरेशन के बजाय कंपटीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हो। तो ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको किसी के साथ कंपेरिजन नहीं करना, आप खुद की तैयारी कीजिए। आप बहुत अच्छे हो और आप लगातार अच्छे बनते जाइए, एक दिन यूपीएससी आपको ज़रूर बुलाएगी।